Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक कैट चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, जो सीडीपी का सेक्शन रहेगा। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए सीटेट एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपको पेपर है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ओल्ड बुक अकेड के, और इसका प्लस इसकी आंसर की भी मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रोल ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के रेफरेंस में कौन सा इसमें ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट और इन्फ्लुएंस मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट। सेकंड है अ चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न परफॉर्म एंड कम्प्लीटली डिसाइड बाय अ जीन, क्या ऐसा होता है। थर्ड कहता है गुड केयर एंड न्यूट्रियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इन इज बॉर्न विद। Environment play a significant role only in the child's language development। तो देखिए अकॉर्डिंग टू अगर बात करें क्वेश्चंस के, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की बात की गई है। तो इसके रेफरेंस में जो आपका सटीक आंसर है वो आपका होता है पहला। ठीक है, क्योंकि विकास के कुछ पहलू जो होते हैं वो अनुवांशिकता और कुछ जो होते हैं वो अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। मतलब कि आपका H प्लस जो आपका E है, ये दोनों क्या हैं, प्लस होके काम करते हैं। यानी दोनों एक साथ होंगे तभी आपका आंसर सटीक होगा, अदरवाइज सटीक नहीं होगा। कहीं भी अगर अनुवांशिकता और पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों पक्ष एक साथ रखने, यानी बोथ। ओके, बोथ रख के चलना है। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेट थ्योरी। यानी कैन नॉट की बात की गई है यहाँ पर। हम देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं किया जा सकता। तो देखिए विकास गुणात्मक चरणों में होता है। सबसे पहली चीज क्या है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ओके, बात तो ठीक है, लेकिन हमें नॉट के रेफरेंस में क्वेश्चन का आंसर देना है। सेकंड है चिल्ड्रंस कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, बात ओके है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, क्या ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। या चिल्ड्रंस एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट, क्या बच्चे पर्यावरण पर क्रिया करते हैं अपने, यानी उनकी बात करें पर्यावरण में अपने क्रिया करके सीखते हैं। तो देखिए पियाजे ने जो है ये वाली पहली बात, दूसरी बात और थर्ड यानी फोर्थ बात तो कही है, लेकिन उन्होंने बोला है निरंतर अभ्यास जो है वो इन्होंने नहीं बोला है। इन्होंने ये बाकी जो हैं ये सारी चीज़ें बोली हैं। तो हमारा जो नॉट के रेफरेंस में आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड। क्लियर है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशंस ऑफ अ प्री ऑपरेशनल थॉट। जो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। तो देखिए टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, दूसरा कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ अ सिंबॉलिक थॉट, फिर ईगोसेंट्रिज्म या रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि वो किसी भी चीज़ को दोबारा उसी फॉर्म में, या फिर जैसे रिवर्सिबल क्रिया होती है ए से बी और बी से ए, यानी दूध से दही, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर ईगोसेंट्रिज्म मतलब कि अपने आप के बारे में सोच रहा है। और टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, आप छोटा बच्चा देखा है कि जब वो सोता होता है पालने में, तो वो ऊपर कोई भी चीज़ होती है उस पर टकटकी लगा के देखता रहता है, या बेड पे लिटा दिया बच्चे को तो वो अपने पंखे को देखा जा रहा है, यानी क्या हो, कॉन्सेंट्रेट करने की टेंडेंसी होती है। बट नहीं के रेफरेंस में पूछा है कि प्रतीकात्मक विचार नहीं आया होता, यानी यहाँ पर डेवलपमेंट क्या नहीं हुआ, उसका डेवलपमेंट आपका जो है प्रतीकात्मक विचार डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो आपका आंसर कौन सा है, टू आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है कि प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रंस फॉर फॉलोइंग द रीजन एक्सेप्ट। ठीक है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो कि के अलावा है। कह रहे हैं वे शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यानी दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं द इट स्टिमुलेट देयर सेंस, क्या ऐसा है। इट जस्ट अ प्लीजेंट वे स्पेंड टाइम, देखिए प्लीजेंट वे स्पेंड टाइम, जब बच्चा खेल कूद करता है तो उसमें केवल क्या है, वो अपने मज़े के लिए नहीं खेल रहा है, उसमें क्या होता है उसकी बॉडी, क्या उसके जो बॉडी के शरीर हैं सारी चीज़ें हैं वो क्या अच्छे से डेवलप हो रही होती है, इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, और फिर नए कौशल वो हासिल करता है और कैसे उपयोग करना है वो भी सीखता है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बनता है वो है 3। ठीक है, 3 आंसर इसका करेक्ट है। फोर्थ नंबर पे बढ़ते हैं आगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन
ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट चिल्ड्रंस टू थिंक क्रिटिकली। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्रिटिकली थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड की, यानी गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है बच्चों के। तो इस क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? क्या ये पूछने से होगा? सही जवाब क्या है? ये क्वेश्चन पूछने से होगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? एक ही स्थिति के बारे में बार बार एक ही तरीके से सोचना, ये भी कहाँ की मतलब क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये देखिए 4 आंसर है आपका। व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन सॉल्व दिस, ठीक है, ये 4th आपका करेक्ट आंसर है 5 क्वेश्चन का। Which one of the following options best describe progressive education? Progressive education that means प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड होना चाहिए, कॉपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, या फिर सेमेंटिक यूनिट और रेगुलर यूनिट टेस्ट रैंकिंग। देखिए रैंकिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी बच्चों की, लेबलिंग नहीं करनी चाहिए बच्चों की, कभी रैंकिंग मेथड दोबारा से आया तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। आपका जो है करके सीखना सबसे बेस्ट वे है परियोजना, प्रोजेक्ट मेथड, तो जिससे कि वो एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और साथ में करके सीखेंगे तो वो एक दूसरे को अच्छे से क्या सोशलाइजेशन भी सीखेंगे। तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 7 नंबर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सपीरियंस एजुकेशन इज इट्स लाइफ इटसेल्फ, यानी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? देखिए पहला कहता है स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज अ लॉन्ग एज पॉसिबल। शिक्षा जो है स्कूल की शिक्षा को यथावत लंबे समय तक चलाते रहें, ऐसा है तो भाई जरूरी नहीं कि वो स्कूल से बाहर ही नहीं निकलेगा। फिर है स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रंस कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है, स्कूल की आवश्यकता तो होती है। एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। उसके बाद लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर। बात तो ये 4th भी ठीक है, लेकिन कट यूं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम फिलोसफर नहीं बना रहे हैं बच्चे को, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, स्कूल में शिक्षा जो है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब है या प्रतिबिंब करती है या करेगी। ओके, 4th नंबर इसका यानी 3rd नंबर आंसर है आपका। 8 नंबर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। देखिए कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी की बात करते हैं कोलबर्ग, बाकी थ्योरी एलोबरेट टेस्टिंग ये नहीं है, और स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन नो, यहाँ रीजनिंग की बात ही नहीं है, बिलीव्स नो, तो यानी ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। बाकी फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है आपको कोलबर्ग के अकॉर्डिंग थ्योरी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? निकटवर्ती विकास का सिद्धांत संदर्भित करता है द फेस व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। द डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। 3rd कहता है अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रंस कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। देखिए सबसे बेस्ट आंसर आपका निकल के आता है कॉन्टेक्स्ट, मतलब अगर कहीं भी आपको ये वर्ड मिल जाता है, ठीक है, देखने को, तो बेस्ट होगा आंसर आपका हमेशा, ठीक है, लास्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा होगा? 3rd वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? 10th क्वेश्चन है हमारा, एन एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी क्या है? एक उभयलिंगी जो है, एक उभयलिंगी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व किसे कहते हैं? रेफर्स टू मेन विद फेमिनाइन ट्रेट्स, क्या उसमें जो पुरुष है उसमें फीमेल के लक्षणों के तब कहेंगे। हैज बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर मस्कुलाइन एंड फीमेल, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोनों, यानी हमारे पास क्या है, बोथ मेल और फीमेल, ठीक है, एफ, यानी मेल और फीमेल दोनों के लक्षण होंगे एक व्यक्ति में, देन वी कैन कंसिडर एज अ एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी। ओके, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिल्ड्रंस एक्वायर जेंडर रोल थ्रू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग
भूमिकाएं ग्रहण करता है। मतलब लिंग भूमिकाओं से मतलब है कि रोल, लाइक ये फीमेल का काम है या ये मेल का काम है, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो वो कहाँ से देखेगा? देखिए मीडिया से भी देखता है, सोशलाइजेशन से भी देखता है, कल्चर से भी देखता है, के अलावा यानी आपका ट्यूटोरिंग या कह सकते हैं ट्यूशंस के द्वारा नहीं होता है ऐसा। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 नंबर है आपका, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट, मानकीकृत जो परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि दे रिप्रेजेंट लार्जरली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बेस्ड, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए। अच्छा जी, या देयर लैंग्वेज डिफिकल्ट, नो, देयर टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लार्ज पॉपुलेशंस, यानी बड़ी आबादी पे नहीं कर सकते, तो ये ऐसा तो नहीं है, स्टैंडर्ड है, जाहिर सी बात कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी गिव क्लियर पिक्चर्स, नो। देखिए सी टेट का एग्जाम कैसा है? एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम है, परीक्षण है, और ये क्या है, बड़ी आबादी पर फॉलो होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट जो हैं हर बार भरते हैं और एग्जाम देते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं गलत हो गई। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? हमारा आंसर आता है निकल के पहला वाला, ठीक है, कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं स्पीडली। 13 क्वेश्चंस आपका है सामने। कहता है कि द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से दैट, मल्टीपल थ्योरी जो है वो क्या कहती है? तो इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स, ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। 13 का जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, आपका बुद्धि जो है कई प्रकार की हो सकती है, बहुत तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, नो वे। पेपर पेंसिल ही सहायक कह रहे हैं, पेपर पेंसिल सहायक नहीं है, ऐसा तो नहीं है, होता है, इससे भी लिया जाता है टेस्ट तो। और प्रभावी अध्यापक के लिए ये भी सब गलत है। तो हमारे पास आंसर कौन सा निकल के आया? सेकंड आंसर इज ए वेरी गुड आंसर। ओके, वेरी गुड आंसर। 14 आपके सामने है क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन कहता है द टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो हमने बात करी है फॉर और ऑफ लर्निंग, ये दोनों। देखिए फॉर लर्निंग क्या है? ये आपका फॉर्मेटिव है, यानी FA, ठीक है, FA का पार्ट है, और ये SA का पार्ट है। कौन सा? ऑफ लर्निंग। तो अब अकॉर्डिंग टू इसके बात कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है यहाँ पर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि को जानने में, देखिए बहुत बढ़िया बात की गई है कि नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। अचीवमेंट कब होता है? लास्ट में होता है। प्रोग्रेस ड्यूरिंग, आप जब स्टडी कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, देन आपके FA चल रहा है, बीच बीच में आप पता लगाते रहेंगे और उसको क्या करेंगे? ख़त्म करते जाएंगे उसकी जो भी कमियां हैं। नो लर्निंग नीड चाइल्ड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, क्या ये नहीं होता? बिल्कुल नहीं, और ये भी नहीं, ठीक है। तो देखिए बहुत स्पीडली बात कर रहे हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा स्टडी करनी है। हमारा CTET बहुत ही पास आ चुका है, ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, तो इसलिए हमारा आंसर जो है पहला आंसर होगा सटीक। आप इसे रिवाइज करके एक बार जरूर देखें, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए नॉट वाले क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से हमें क्या करना है? टैकल करना है। नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन एवेल्यूशन, ठीक है, CCE की बात कर रहा है। CCE की बात कर रहा है क्या? इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया, यानी RTE जो है वो इसके बारे में कहती है कि ये मैंडेट है हर स्कूल में, हर जगह जहाँ भी स्कूल में पढ़ाई की जा रही है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। इट फोकस ऑन चिल्ड्रंस अचीवमेंट इन डिफ़िकल्ट लर्निंग एरियाज। देखिए बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, शिक्षक क्या करता है, विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। ऐसा नहीं है कि केवल यूं ही, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, लेकिन किसके रेफरेंस में? ये वैसे जो है CCE के रेफरेंस में ठीक है, लेकिन नॉट के रेफरेंस में पूछा गया। नॉट के रेफरेंस में जो है लेबलिंग वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेबल हम कभी किसी बच्चे को करते नहीं है और नॉट के बारे में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू डैश। बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। बहुत बेहतर आंसर कह सकते हैं। देखिए, संसाधन समृद्ध वातावरण मिले, या फिर सफलता माता पिता, या एक अनुशासित दिनचर्या, अनुवांशिक और वातावरण के बीच एक अंतर क्रिया। बहुत बढ़िया बात है। एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये बात सही है अपनी जगह, बहुत बेहतर बात है, क्योंकि इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है किसी भी गिफ्टेडनेस या प्रतिभाशालीता के लिए। जो एक बच्चा है जिसमें एक गुण पाया जा रहा है, तो अगर उसे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी एक अच्छे माँ बाप का बच्चा हो, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, पहला आंसर हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी ये सब बेकार की बातें हैं। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। चिल्ड्रंस कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो टीचेस देम गुड बिहेवियर, उन्हें अच्छा बिहेवियर सिखाता है। ओके, देखते हैं। उसके बाद वैल्यू एंड यूज देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, उनके सांस्कृतिक एवं भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ये बात सही है कि जो उनके साथ जो भी बच्चा घर से लेके आता है, हम कहते हैं, या जो एनसीएफ कहता है, बच्चा जो भी घर से लाता है दैट इज अ राइट। मतलब वो भाषा कैसी भी लेके आ रहा है तो उसकी भाषा को क्या करेंगे, मान्य करेंगे, यूज करेंगे। उन्हें ये नहीं बोलेंगे नहीं तुम ऐसी भाषा यूज नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं। उसे क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे, डिक्रेज नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम प्रोत्साहित करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे। तो देखिए, डिक्रेज वाला ऑप्शन तो ये खत्म ही हो गया, कैटेगराइज वाला भी खत्म हो गया। तो हमारे पास निकल के ऑप्शन आता है सेकंड इज वेरी गुड आंसर अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं और 18 क्वेश्चन है। द इंटरवेंशंस नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रंस इन द क्लासरूम टेस्ट ऑन। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशकों का उपयोग करें, तरीकों का उपयोग करें, या फिर हम कह सकते हैं कि गिविंग एक्स्ट्रा टाइम, नो वे, लेव अफेक्शन टुवर्ड देम, उन्हें प्रति स्नेह, ये सब कुछ नहीं है। गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचिंग, ऐसा भी नहीं कि उन्हें टीचर बना दिया जाएगा। ये बात ठीक है। हमारे पास जो 18 नंबर है उसका फर्स्ट आंसर है करेक्ट कि यूज टू कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वे नॉट सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रंस लर्न। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। देखिए, नहीं वाले क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे से सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम आते हुए भी गलत हो जाता है ये। तो ब्रेकिंग अप टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट, क्या उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में करके हमें किसी भी चीज़ों को देना चाहिए, या टास्क छोटे छोटे कर देने चाहिए, या अधिगम को वैकल्पिक तरीकों से पेश करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है अकॉर्डिंग टू, अगर जो हाइपर एक्टिव बच्चा है, लेकिन हमें नॉट के सेंस में बताना है, तो इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल्स, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन कर देना चाहिए ऐसा। फिर उन्हें बेचैन होने पर अक्सर फटकार लगाना, ये देखिए ये गलत बात है, फटकार नहीं लगाते हैं कभी, लेकिन नॉट में पूछा गया तो यही आंसर हमारा ठीक है, फटकार लगा देते हैं, और क्या चाहिए। उसके बाद है पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस हु आर। अलग अलग सोच वाले पैटर्न्स जो हैं उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, डिसलेक्सिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और रिजिलिएंट होते हैं। देखिए, क्रिएटिव सृजनात्मक बच्चों की बात की गई है, सृजनात्मक जो होते हैं उनकी बात की गई है। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 कहता है, 21 क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब वे इन विच टीचर्स कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर चिल्ड्रंस इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। देखिए, नॉट के रेफरेंस में क्वेश्चन दोबारा से पूछा गया है, इसको एक बार दोबारा से अच्छे से देखेंगे। डिस्कस योर थॉट प्रोसेस अबाउट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रिया पर चर्चा करना, ये बात ठीक है, लेकिन नॉट के रेफरेंस में देख रहे हैं हम कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना, ऐसा करते हैं क्या। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों या शब्दावली का प्रयोग करना। फिर अभिसारी प्रश्न पूछना, यानी अभिसारी कौन सा, कन्वर्जेंट टाइप के क्वेश्चन पूछना, उससे क्वेश्चन पूछना, या ऐसा कह सकते हैं। 21 का जो आंसर है, देखिए ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन 14 जो है अभिसारी नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को कई पहलुओं से देखते हैं, लेकिन जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसमें केवल एक प्रॉब्लम को हम एक ही
यानी क्या बोलेंगे हम इसके, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि लाइक अगर पियाजे ने कोई बात बोली है कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है तो लिटिल साइंटिस्ट है, वही उसका आंसर, और कोई आंसर नहीं है, तो मतलब इस प्रकार से। ओके, तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ जाते हैं 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशंस, निम्न में कौन सा एक संवेग है, संवेग है। देखिए, स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना, मेमोरी, फियर, अटेंशन एंड स्टिमुलस। तो कौन सा इसमें से एक क्या है हमारा, संवेग है, संवेग। ठीक है, तो संवेग हमारा कौन सा है बताइए। इसमें से हमारा जो फियर है, फियर है संवेग। मैकडूगल ने कितने बताए, 14 संवेग बताए हैं मैकडूगल ने, और अरिस्टोटल ने भी 14 बताए हैं। ठीक है, तो मैकडूगल का भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे, A 3-year-old child explained that milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of child's understanding? एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे स्पष्टीकरण यानी स्पष्ट अच्छा उदाहरण देता है। तो ये 4 ऑप्शन में हमें बताना है। आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, यानी द चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। यह कह रहे हैं कि द चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ वाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। उसके बाद है द चाइल्ड हैज नेवर सीन काव, क्या उसने कभी काव देखी नहीं है। द चाइल्ड फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट टू द चाइल्ड। ठीक है, तो बच्चे का परिवार उसे प्रेरक वातावरण का प्रदान नहीं करता है। बच्चे ने गाय को नहीं देखा है। बच्चा जब दूध बूथ से खरीदने की बात का अपना अनुभव पर आधारित है। ठीक है, बच्चा जो है अपने अनुभव पर आधारित है। तो 23 जो आंसर आपका है, बच्चा जवाब जो है दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित, यानी वो अपने अनुभव बता रहा है। जाहिर सी बात यह है कि वो अपने अनुभव बता रहा है और कुछ नहीं है। एक चीज़ फालतू दिमाग नहीं लगाना है, बस जो सटीकता है उसके अकॉर्डिंग चलना है जितना पढ़ा है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर रोल, टीचर का रोल सबसे अच्छा कौन सा इन 4 ऑप्शन में से डिस्क्राइब कर रहा है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेन डिसिप्लिन। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना होती है। ऐसा तो पहले के ज़माने में हुआ करता था। अ टीचर शुड आपका क्या है कि एडहियर टू प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। ठीक है, या हम कह सकते हैं शिक्षक निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, या फिर पाठ्य क्रम को समय पर पूरा करने के लिए ऐसा नहीं है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ, देखिए संवाद जहां पर अगर आ जाए, क्रिएटिंग आ रिलैक्स स्पेस वेयर चिल्ड्रंस लर्न थ्रू डायलॉग्स। ठीक है, डायलॉग, वर्ड एंड इंक्वायरी, ये ऑप्शन जो है बहुत सटीक ऑप्शन के साथ आप जाएंगे अगर इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं ऑप्शन में। तो ठीक है, ये ऑप्शन आपका ठीक है फोर्थ, बाकी ये सब बेकार की बातें हैं। 25 जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इनकरेज रिच लर्निंग। ठीक है, रिच लर्निंग की बात की गई है, तो यहाँ पर कौन सी है ऐसा, ये देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन देख रहे होंगे आई होप। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा, ठीक है, समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो वो है अ क्लासरूम विद अ वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्लेड इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन नो दैट मटेरियल लास्ट लॉन्गर। यानी वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, तो फायदा क्या रखने का वहाँ पर। अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन स्लैब्स एक्सेसिबल एनी टाइम। ये बात ठीक है, किसी भी समय में जो भी चीज़ें उनको रखी गई हैं वो उपलब्ध हो जाएं, वो मिल जाएं, वो उठा सकें, वो उसको यूज़ कर सकें। अलमारी बाकी ये सारी चीज़ें हटा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 25 और इसका बेस्ट आंसर जो है वो दूसरा ही है। ठीक है, बाकी क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज बच्चे होंगे तो गंदा तो ओबियसली होगा। क्लासरूम स्ट्रक्चर्ड और प्लेन टेक्स्ट बुक, नो, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक है, आपका दूसरा वाला। इसके बाद बचता है आपका 26 आंसर। इसके बाद 4 क्वेश्चन और हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम। तो सबसे अच्छा जो रोल है टेक्स्ट बुक का क्लासरूम में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कह सकते हैं कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधनों और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। क्या कह रहे हैं कि एक हैं,
ओके, देखते हैं। एक राज्य राष्ट्र में अधिकतम अमीरूपता, ये कह सकते हैं दे मेंटेन्स होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस स्टेट ऑफ नेशंस। फिर है द प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू टीच पेरेंट्स अबाउट कोर्स ऑफ द स्टडी। देखिए सबसे बेस्ट है पहला कि दे आर वन ऑफ द रिसोर्स, वन ऑफ द रिसोर्स, ओनली ऑफ द रिसोर्स नहीं। कहीं भी आंसर में आप ये ना देखें कि ओनली ऑफ द रिसोर्स रेफरेंस मटेरियल लाइक टेक्स्ट बुक्स वगैरह, तो ये वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द अगर दिख जाए तो दैट इज ओके। तो इसका आंसर फर्स्ट ओके है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्राइव इट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, कहाँ से आया है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, किससे की है ये बताना है हमें। तो 27 देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म, वेरी वेरी गुड आंसर कह सकते हैं। देखिए ह्यूमनिज्म नहीं है, बिहेवियरिज्म भी नहीं है, कॉग्निटिव थ्योरीज नहीं, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है रचनावाद है, ठीक है, रचनावाद। क्लियर हुआ, रचनावाद। 28 द चिल्ड्रंस इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है जब, कब? दे कम्स टू स्कूल नीटली ड्रेसेस एंड यूनिफॉर्म, क्या वो अच्छी वर्दी वगैरह पहन के आएंगे तो, कक्षा में अनुशासन बनाए रखें तो, उपस्थिति, मेंटेन डिसिप्लिन, नो, डिसिप्लिन से हमें मतलब नहीं है, बच्चा बोलना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, ये बात ठीक है। फोर्थ, शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पूछें, यानी क्वेश्चन आंसरिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछनी चाहिए। क्लास जो है पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव होनी चाहिए। कैसी? एक्टिव, ठीक है, एक्टिव क्लास होनी चाहिए। और आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग जाता है फोर्थ। 29 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, हमें बताना है कि बच्चों में अधिगम सुधारात्मक सबसे उपयुक्त क्या है। तो रेगुलर असेसमेंट टेस्ट शुड बी कंसिडर, कि हमें रोजाना टेस्ट करने चाहिए, उनके लिए बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल एंड इलिस्ट्रेशंस, यानी शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। फिर है ऑल टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन क्लास, सभी प्रकार की शिक्षा सामग्री होनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड फैसिलेट, बहुत ही बेहतर शब्द आया है आपके लिए 29 का, कि फैसिलेट जहाँ वर्ड दिख जाए दैट इज अ गुड आंसर, एंड आप जा रहे हैं एक अच्छे आंसर की तरफ। तो देखिए शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे पे बातचीत करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। फैसिलेट है, शिक्षक जो है एक फैसिलेटर है। ओके, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट है द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लर्निंग इन्वायरमेंट ऑफ द काइंड विच हेल्प, तो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस प्रकार की मदद करता है? यानी चिल्ड्रंस टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, नो, शिक्षक के निर्देश देने में नो, डांट कर रट कर नहीं। तो इसका आंसर जो है हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है कि चिल्ड्रंस टू रेगुलेट एंड मॉनिटर्स देयर ओन लर्निंग, ठीक है, खुद से वो क्या करते हैं, अपने आप को विनियमित करते हैं और सीखते हैं। तो पहला आंसर ठीक है। तो आई होप आपको ये जो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं सी टेट के अकॉर्डिंग और CTB सेक्शन है, काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसको वीडियो को बार बार देखिए, और जो लोग आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्पफुल हो सके। तो आपको ये PDF और इसके आंसर की टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, ओल्ड बुक अकेड, यू कैन सर्च इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.